हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज लास्ट पार्ट होगा आपका अकबर का। बहुत दिन से अकबर का हमने पूरा अकबर का इतिहास ही खंगाल के रख दिया। उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्लस जितना उसके साथ कारनामे हुए हैं, जितनी उन्होंने अच्छाइयाँ किया है, सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया है। आज एक छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग नवरत्न के बारे में बात करेंगे। अकबर के कितने नवरत्न थे और किनको क्या उपाधि दी गई थी, है ना। इसके पहले थोड़ा सा हम आपका रिवीजन कराएंगे हल्के फुल्के में। 5 से 7 मिनट में आपका रिवीजन करा देंगे पिछला वाला सारा। फिर उसके बाद हमने ट्रिक्स भी हम पढ़ेंगे और एक ट्रिक देखेंगे जिसमें कि जो लड़ाइयाँ लड़ा है अकबर, वो सारी हम लोग बिल्कुल ट्रिक से याद कर लेंगे, है ना। और एक टॉपिक रह गया था नूरजहाँ के बारे में, हमने उसको भी इंक्लूड किया हुआ है इसमें, लास्ट में उसको भी देखेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आप टेट फोड़ क्या होगे बेटा, यहाँ तक आप डीएलएड की बात छोड़ दीजिए, डीएलएड में तो आप कवर करके जाएंगे, और टेट आप फोड़ क्या होगे अच्छे तरीके से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और टेट का क्लास अगर आप करना चाहते हैं ना तो यहाँ से करिए ना, अच्छी बात है। देखिए, टेट का अलग क्या मतलब है, अलग से कोई मतलब ही नहीं है ना। जब आपको एक ही साथ एक तीर से दो निशाना लग सकता है तो करिए। और इसी तरह हम 2 लोग का 3 लोग का नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में देखेंगे। जैसे मोहित हैं, एक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज इन्होंने किया था कि सर क्वेश्चन बता दीजिए मैथ का। तो बेटा, हम जो लोग चाहिए, अभी तो बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं ना, उनको यह तो पता ही नहीं होगा कि मैथ की क्लास सर पढ़ा दी है कि ख़त्म कर दी है, फिर शुरू कर दी है, सर को आता भी है कि नहीं आता है ना। तो ये सारी बातें उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनको आप लोग बताएंगे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट शेयर करके। हमने बताया था कैसे प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे सबसे ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो, पूरे हमारे होम पेज पे आ जाइए, चैनल के होम पेज पे आएंगे। जब चैनल के होम पेज पे आएंगे तो सबसे पहले होम लिखा होगा, फिर वीडियोज़ लिखा होगा, फिर जाके लिखा होगा बेटा प्लेलिस्ट। वो जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे पूरा लाइन से सबसे ऊपर वाला ही पोर्शन होगा आपका मैथमेटिक्स, मतलब थर्ड सेम लिखा होगा, डीएलएड थर्ड सेम। तो उसमें सारा मैथमेटिक्स का लगभग 46 से 47 क्लास है। वह पूरा प्लेलिस्ट ही शेयर कर दीजिए आप, रोज़ शेयर करिए, रोज़ डेली शेयर करिए। हमारे जो प्री शिष्य हैं ना, जो हमारे प्रिय मित्र हैं, प्रिय भाई बहन हैं, सब शेयर करते हैं, सब डेली शेयर करते हैं, हमें पता है, मैसेज आता है, हम देखते हैं उनका स्टेटस भी, वो लगाते हैं, शेयर करते हैं। आप लोग भी शेयर किया करिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप चैनल से लगाव बढ़ाएंगे अपना बेटा ना, जितने अच्छे अच्छे मैसेज करेंगे, जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, हर कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, तो बिल्कुल फ्री, यहाँ पे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा आप लोगों से, बिल्कुल फ्री सारे क्लासेस हम लगा देंगे। आने वाले समय में आप अगर टेट के भी क्लास, टेट का भी एग्जाम लगने वाला है ना, तो टेट के लिए हमने आपको बताया था ऑनलाइन शिक्षण 2.0 चैनल एक और है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कर लीजिए ऑनलाइन शिक्षण 2.0। वहाँ पे हिंदी के बहुत सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके सारे हिंदी के क्लासेस करिए। जीके क्लास, जीके का डेली एक टॉपिक वहाँ पे जाता है, आप उसको भी देखा करें, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स के मैक्सिमम टॉपिक वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देखिए। 100% बता रहे हैं दोस्तों, आपको कहीं से भी कोर्स वगैरह खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, टेट के लिए स्ट्रांग बना सकते हैं। और साइड से जैसे आप बाल विकास हुआ है, सब पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। और एक है शिवांगी जी, इनका कहना है भाई, बहुत प्यारा वर्ड इन्होंने लिखा था, सर क्या थर्ड सेम का पेपर होने वाला है। तो बता दे बेटा, थर्ड सेम का पेपर हो या ना हो, होगा तो इस कन्फर्म में होगा आने वाले समय में। जैसे ही पीएनपी वगैरह से कुछ पता चलता है हम लोग को, वैसे होगा आपका पेपर, ये तो तय होगा। अब जब समय आ गया है घड़ी पेपर का, आपका सेशन समाप्त होने वाला है, तो आप इस तरह पूछ रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप तैयारी करिए, आपको बिल्कुल फुल अच्छे तरीके से कोर्स दिया गया है। चैनल पे आइए, ज्वाइन हो जाइए, डेली रेगुलर टारगेट बना लीजिए। 3 वीडियो देखना है मैथ का, 3 से 2 वीडियो, मान लीजिए 2 वीडियो देखना है, और अच्छे तरीके से आप देखेंगे। वहाँ पे हर संडे को आपका रिवीजन होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा मैथ का, वहाँ से सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे। और जो बच्चे मैथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिए करिए, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देंगे, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देंगे। लेकिन कब, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, ऑफलाइन हो जाएगी, तब। ऐसे नहीं, ऐसे हम रिप्लाई नहीं देते हैं, और ना ही क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कुछ ही बच्चे होते हैं, 1-2 होते हैं, या फिर जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उन्हीं का कमेंट्स ले लेते हैं, है ना। जैसे शिवांगी जी काफ़ी परेशान थी कल वाले वीडियो में, परसों वाले में, देखिए जो आया था, हम देखे थे 2-3 दिन पहले, तो हम बोल नहीं पाए, लेकिन आज दिमाग में आया तो बोल दिए। शिवांगी जी परेशान नहीं हुई। नीतू यादव जी हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट की थी, अच्छी बात है, धन्यवाद। ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे मेरे सिस्टर्स को, भाई बहन को धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने में सॉल्व कर लिया करिए, अपने में सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि अजमेर खान जी हैं, ये भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं कमेंट्स में, अच्छा लगता है।
ऐसे स्टूडेंट जो फ्रैंक होते हैं ना तो अच्छा लगता है, बस बुरा भला ना लगे किसी को, सब एक दूसरे के भाई बहन ही है। अजमेर हो गए, आपके डॉली हो गई, है ना, तो ये सब सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। जैसे यशवंत यादव हो गए, है ना, तो आप लोग भी उसी में से हैं, सबका नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम ले लेते हैं एक आध दो का, जो कि हमेशा दिमाग पे चढ़े रहते हैं, है ना। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, और निश्चित ही सफलता मिलेगी। कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई भी त्यौहार नहीं, कुछ नहीं। थोड़े मोड़े समय के लिए पारिवारिक, अगर परिवार है, फैमिली है, तो उसके साथ बैठ उठ जाइए, लेकिन उसके बाद पढ़ाई पे लग जाइए, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं नवरत्न। इससे पहले एक रिवीजन, छोटा सा प्रोटोटाइप में रिवीजन कराएंगे आपका। और जो बच्चे डिसलाइक करते हैं ना, बता दिया करें क्यों डिसलाइक करते हैं। हमने कल वाला वीडियो, परसों वाला वीडियो देखा, उस पर 4-5 बच्चे डिसलाइक करके चले गए, और लाइक तो कम आता है, क्योंकि आप लोग डिमांड तो कर देते हैं क्लास का, लेकिन देखते नहीं हैं, है ना, देखते नहीं हैं। जो जिस दिन क्लास चल रहा है उसी क्लास को आप देख लेते हैं, बाकी पीछे वाला क्लास नहीं देखते हैं। रिवीजन नहीं करेंगे बेटा तो कुछ नहीं होने वाला है, इतना समझ लीजिए। आप लोग रिवीजन करिए अपना, जो आपको बताया जाता है आप लोग रिवीजन करिए। देखिए, हम कुछ रिवीजन कराते हैं आपको अकबर के बारे में। आपको पता होगा दीन इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में अकबर ने चलाया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर नवरत्न पे आते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हमने इसको बताया हुआ है पूरा डिटेल से। दीन इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में, 1582 याद रखेंगे, 1582 ईस्वी में अकबर ने चलाया था। पूछ लिया जाता है तो आधे बच्चे तो जहांगीर लगा के आते हैं और हुमायूं लगा के आते हैं, है ना। तो दीन इलाही जो धर्म है बेटा, उसे अकबर चलाया था। देखिए, अकबर के समय बहुत काफ़ी काम हुए थे, है ना। जैसे तौहीद ए इलाही भी बोलते हैं। देखिए, दीन ए इलाही को दो नाम से जानते हैं बेटा, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। कुछ बच्चे बोलते हैं सर नाम कैसे याद होगा। जैसे अजमेर कल बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे, हमें अजमेर परसों वाले क्लास में बोल रहे थे कि भैया नाम कैसे याद होगा। याद हो जाएगा बेटा, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, आप 2-3 बार वीडियो देखो ना। हम कोई एलियन थोड़े हैं, हम भी उसी तरह याद किए हैं, पढ़ के याद किए हैं, 10 बार पढ़े हैं, पढ़ के ही पढ़ाते हैं। पहली बात तो यह चीज़ है, हम बिना पढ़े थोड़े पढ़ाते हैं, हम बहुत ज्ञानी थोड़े हैं। सारे सब्जेक्ट एक तरह से बस समझते हैं, उसको जो समझते हैं वही आपके सामने प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ है, आप अगर 10 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो देखेंगे ना, 100% याद हो जाएगा, 100% बता रहे हैं। एक बार इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, एक बार पढ़ते चलिए, लिखते चलिए अपने हाथ से, और दोबारा तिबारा वीडियो को एक बार और 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। अब ये दीन इलाही, ये अकबर ने स्टार्ट किया था बेटा। इसी का एक और नाम होता है, जिसे बोलते हैं तौहीद ए इलाही। क्या बोलते हैं? तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही बोलते हैं। दोनों नाम है, दोनों चीज़, अगर यह पूछ ले तब भी अकबर, यह पूछ ले तब भी अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर के प्रिय मित्र अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी, जिसमें अकबर के पूरे लगभग 12 सिद्धांत, कहीं कहीं 10 सिद्धांत हो जाता है, लिखा हुआ मिलता है बुक में, लेकिन आप याद रखेंगे 12 सिद्धांतों में बांटा गया है। उस आईने अकबरी को अकबर के जीवनी से रिलेटेड 12 सिद्धांतों में बांटा गया है, याद रखेंगे। अकबर के प्रिय मित्र अबुल फजल, इसके नवरत्न में भी रहते हैं अबुल फजल, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की कलीजिया रचना किया हुआ है, याद रखेंगे। आपको पता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार टेट में भी पूछा जाएगा, लिख लीजिए इसको, सर ने बोला है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आ जाएगा बेटा। अभी दीन इलाही को अपनाने वाला अगर पूछा जाता है सबसे पहला कौन था, तो बताएंगे जो अकबर के प्रिय मित्र थे, एकमात्र प्रिय मित्र, जिसको हिंदू शासक थे बेटा, हिंदू थे, जिनका नाम था बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी आपने देखा होगा, बचपन में टीवी पे आया करता था। हम लोग देखने के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता था घर में सिस्टर से, तो आपने देखा होगा, है ना, अकबर बीरबल की कहानी। तो अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सारी कहानियाँ वही सब हैं जो पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो ऐतिहासिक जितनी भी वीडियो हैं, जितने भी मूवी हैं ऐतिहासिक, सब आप देखा करिए, जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड है बच्चा, ठीक है ना। आप देखेंगे तभी जाके अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम में। अब देखिए, जो बेटा एक हिंदू शासक थे, आपसे पूछा जा सकता है दीन इलाही को अपनाने वाला मात्र एक हिंदू कौन था, तो बताएंगे अकबर के प्रिय मित्र क्या अजीज मित्र बेटा, एक थाली में लोग खाना खाते थे, है ना, बीरबल थे, याद रखेंगे। अकबर के मित्र बीरबल बहुत बुद्धिमान थे बेटा, यह भी नवरत्न में शामिल थे। अभी हम एक एक के बारे में पूरा खुलासा करते हुए चलेंगे। 1556 में अकबर ने बीरबल को कविराज की भी उपाधि दिया था, यह भी चीज़ आप याद रखेंगे। 1556 में बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दिया था, क्योंकि यह बहुत ही बुद्धिमान थे बेटा, और कवि करना, रचना करना इनकी एक आदत थी, है ना। एक तरह से इनको कविराज की उपाधि देते हैं 1556 में। यह बात पूछी जा सकती है, कविराज के नाम से हम किसे जानते हैं, यह पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो बताएंगे कविराज का मतलब बीरबल होता है। कविराज को उपाधि दिया गया था 1556 में, बीरबल ने दिया था, बीरबल को कहा जाता है बीरबल, ठीक है बेटा। बीरबल कौन दिया था, तो अकबर दिया था, याद रखेंगे, है ना।
इसके बाद आ जाता बेटा, अबुल फजल ने अकबर के समय फर्रे इजदी का सिद्धांत लाया था। पूछा जाता है कि फर्रे इजदी का सिद्धांत कौन लाया था, अकबर ने लाया था, किसके सम्मुख रखा था? तो बताएंगे अबुल फजल के सम्मुख रखा गया था। इसमें 4 बातों का जिक्र किया गया था, हवा, आग, पानी और बेटा भूमि। ठीक है, भूमि का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्षत्रिय से रिलेटेड, पानी का मतलब हो जाता है बेटा यहाँ पे एक स्वच्छता से रिलेटेड, आग का मतलब हो जाता है बेटा यहाँ पे कह लीजिए कि जो आग का मतलब हो जाता है एक तरह से उत्साहित होना, या फिर कह लीजिए कि अग्रसित होना, किसी चीज को देखकर तुरंत मतलब हार न मानना, है ना। हवा का मतलब हो जाता है निरंतर कोई काम करते रहना, है ना, बहते रहना। हवा का काम क्या है? बहता रहना, बहते रहना, बहते रहना, मतलब थकना नहीं। ये सारी मतलब ये 4 बातों का जिक्र हुआ था जिसे हम बोलते हैं फर्रे इजदी। क्या बोलते हैं? फर्रे इजदी, फर्रे इजदी बोलते हैं। यह बात अबुल फजल के सामने अकबर रखा था बेटा, 4 सिद्धांत उसमें बताया गया था। अकबर कहा जाता है बेटा सूफी मत में विश्वास रखता था, सूफी मत के चिश्ती सिलसिले में इसका विश्वास था, आस्था था, पूजा पाठ करता था, है ना। याद रखेंगे अकबर, अकबर के बारे में जितनी बातें आपको फैक्ट आज दिए जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपके डीएलएड के 3rd सेम में तो मिलेंगे ही, आपके अनेकों एग्जाम्स में आप देंगे जो टेट के, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा बेटा। अकबर ने 1583 में इलाही संवत की स्थापना किया था। तो पूछ लिया जाता है कि अकबर ने इलाही संवत नामक कैलेंडर किस सन में निकाला था, या फिर यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है कि इलाही संवत नामक कैलेंडर किस मुगल शासक ने निकाला था। तो आप बताएंगे अकबर ने निकाला था। कब निकाला था बेटा? तो बताएंगे 1583 ईस्वी में। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं जो हम पिछली बार में मतलब पढ़ाए थे आपको सारी चीज़ें। चलिए इसी तरह रिवीजन करा देते हैं। आप लिख लेंगे कॉपी पे 1562 ईस्वी हम लिख देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर लिखते नहीं हैं भैया, बस बेवकूफ़ बना देते हैं हमें, हैं यानी कि हाथ में लग रहा है इनके चोट लगी। भाई जो गलत समझने वाले हैं वो डिसलाइक करके चले जाते हैं, हमें पता है ना। आप लोग उनका जवाब दिया करिए, जो डिसलाइक करते हैं ना, आप लोग इतना लाइक कर देने, व्यूज़ तो आते हैं काफ़ी ज़्यादा, 2000-3000 व्यूज आ जाते हैं, है ना, लेकिन लाइक करने वाले 200 भी नहीं पहुँचते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे शिष्य हैं इस चैनल के तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक किया करें, जिससे डिसलाइक ना जो करता है बंदा वो खुद शर्मा के डिसलाइक हटा के लाइक पे आ जाया करे, है ना। तो इस तरह आप किया करिए, उसको शर्मा दिया करिए बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत यानी कि इलाही संवत नामक कैलेंडर का स्थापना किया था। पूछा जाता है 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा बेटा याद रखेंगे, हमने पढ़ाया हुआ है, आज रिवीजन है थोड़ा सा बस, तो उसके बाद नवरत्नों पे आ जाएंगे, आप घबराइए नहीं। इसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर जब वह घूमने जाता है अपने कह लीजिए कि जो उसकी माँ होती है, धाय माँ होती हैं, माँ मनका धाय माँ, जो अपने हरम दल से जब छुटकारा पा जाता है या घूमने निकलता है बेटा, धाय माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो वह मथुरा जाता है घूमने। तो वहाँ पे देखता है तीर्थ कर लगाया जा रहा है, तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से तीर्थालु आते हैं, घूमने आते हैं भैया, भक्त हैं सब, और दर्शन करने आते हैं भगवान का, और हम इस पे कर लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको हमको हटाना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा कर का उसी समय उन्मूलन हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है अकबर के द्वारा। तो 1563 में याद रखेंगे, 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया भैया, हटा दिया गया। इसके बाद आता है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है 1564 में, यह देखकर कि हमारे राज्य में जात पात कुछ नहीं होना चाहिए। जजिया कर जो लगाया जाता था अक्सर कह लीजिए पंडितों पर या फिर ऊंचे जाति के बिरादरों पर, जो बनिया हो गए और राजपूत हो गए बेटा, इन लोग पे लगा दिया जाता था, है ना। या कह लीजिए कि जो मुस्लिम नहीं होते थे, गैर मुसलमान होते थे, जो इस्लाम नहीं कबूल करते थे, उनके ऊपर लगाया जाता था, है ना। तो यह बात भी इसको अच्छा नहीं लगा कि हमारे धर्म में, हमारे जात में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी ज़बरदस्ती किया जाए आपको कि आप इस्लाम कबूल करें, है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो जजिया कर इन्होंने समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में, याद रखेंगे 1564 में जजिया कर की समाप्ति हो गई थी बेटा। इसके बाद आ जाता है आपका 1565 में सती प्रथा का कह लीजिए आंशिक उन्मूलन हुआ था। आंशिक मतलब कि थोड़ा सा जो यह स्टार्ट किया था, जो सती प्रथा का उन्मूलन होता है बेटा वो तो 1829 में होता है पूरी तरीके से, विलियम बेंटिंग के समय, जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके समय राजा राम मोहन राय हो गए, सरस्वती चंद्र विद्यासागर हो गए, और ये बहुत सारे हमारे कह लीजिए कि लोग थे जो कि मिलकर इसे हटा दिए पूरी तरीके से। जो हमारे कह लीजिए हमारे समाज में एक कुप्रथा था, है ना, सती प्रथा, जिसमें कि आदमी जो औरत होती थी, आदमी के मर जाने पर उनके अस्थि पर बैठकर खुद को अपना मतलब कि जला देती थी,
है ना। इस तरह विलियम बेंटिक, आप कहानी देखेंगे मंगल पांडे वाला तो आपको वो पूरे अच्छे तरीके से इमेज जो है दिमाग में दौड़ने लगेगा। 1565 यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन, 1565 सती प्रथा को यह बंद कर दिया बेटा, सती प्रथा बंद कर दिया, है ना, याद रखेंगे। लेकिन पूरी तरीके से राजा राम मोहन राय जी विलियम बेंटिक के साथ मिलकर यह काम करते हैं, बंद करते हैं। कब करते हैं? 1829-28 में, आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है 1567। 1567 में था अधिक मद्यपान पर रोक लगा देता है। जो अधिक मद्यपान पे नहीं, अधिक मद्यपान मतलब ज्यादा मद्यपान नहीं करेंगे, क्योंकि यह भी तो पीता खाता था, मतलब उतना नहीं करेंगे कि भैया जा रहे हैं सड़क पे लौट गए और दिख रही है किसी की माँ बहन, किसी के बूढ़े पापा, मतलब कोई भी दिख रहा हो भैया गाली देने लगो। अब ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के चीज़ों को, हरकतों को रोकने के लिए उन्होंने अधिक मद्यपान पे रोक लगा दिया, है ना। ऐसा नहीं कि डेली जा रहे हैं पौवा चढ़ा रहे हैं, डेली पौवा चढ़ रहा है, डेली पौवा चढ़ रहा है, पैसा पाए भैया, अधिया पे मतलब काम कर रहे हैं भैया, अभी हम काम कर रहे हैं ठेके पे, पैसा पा लिए 100 रुपया, भैया दे दो 100 रुपया, 100 रुपया पा के गए ठेके पे, भैया आज लाइन लगेगा ठेके पे, आज कटेगा टंगरी और इधर पौवा चढ़ेगा। मतलब इस तरह लुढ़कते हुए रात में आओ, गाली फक्कड़ घर में दो और मतलब महिलाओं को, आसपास पड़ोसों को दो, और 2-3 थप्पड़ भी पा जाओ अगर अच्छे लोग से मुलाकात हो जाए, अच्छे लोग से ना 4-5 थप्पड़ भी लग जाता है ना। तो इस तरह हरकत को रोकने के लिए 1567 में अधिक मद्यपान पे मतलब पाबंदी लगा दिया था, याद रखेंगे 1567। इसके बाद 1575 आता है। 1575 में बेटा ये क्या काम करता है? इबादत खाना बनवाता है। कृषि इबादत खाना में जैसे इसकी मंत्री हो गए या फिर कोई अधिक मतलब कह लीजिए कि वहाँ पे कोई चीज़ अलग से डिस्कस करना होता था तो इबादत खाना में लोग जाते थे, बैठते थे, अपना डिस्कशन होता था। और 1579 मतलब 1579 याद रखेंगे, 1579 मतलब यही हुआ ना 1579। तो 1579 में बेटा मजदूर जो मजहर होता है, मजहर की घोषणा किए थे, मजहर याद रखेंगे, मजहर की घोषणा इन्होंने कब किया था तो बता देंगे 1579 में, है ना। इसके बाद आता है 1582। सारे डेट आप क्रम से याद रखेंगे, ये सारे डेट पूछे जाते हैं, जैसे हम क्रम से याद किए हैं बेटा उसी तरह आपको भी याद होना चाहिए। ये याद तभी होगा जब आप इसे 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके याद होगा बेटा। या फिर लिख लीजिए कहीं से, लिखने के बाद या फिर दीवार पे चिपका दीजिए अपने सामने, अपने स्टडी रूम में, वो बिल्कुल मजा देने वाला है आपको आगे, ठीक है बेटा। जैसे आप दवा लेते हैं ना रोज सुबह शाम, उसी तरह हफ्ते में पहले एक बार रिवीजन करते रहिए, फिर 1 हफ्ते बाद रिवीजन करिए, फिर हर महीने रिवीजन करिए। तो इस तरह सारी चीज़ें आपको याद होगी। जब आप डेडिकेट होंगे पढ़ाई के प्रति ना, तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आपका जो कॉम्पिटिटर है वह बाजी मार जाएगा बेटा, आप देखते रहोगे। आपको यही लगेगा कि एग्जाम आएगा, जैसे क्या थी एक थी ना, क्या नाम है इनका, देखिए नाम भूल गए हम, अभी नाम लिखे थे। तो उन्होंने बोला सर एग्जाम कब से है? बेटा एग्जाम का वेट ना करो, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम अगर ध्यान देते ना कि जब आएगा एग्जाम तब पढ़ाएंगे, तब आप पढ़ चुकते। आपके लिए ही क्लास चलाया जा रहा है, पढ़िए ध्यान से बेटा। और रामा जी शायद नाराज हो चुकी हैं मुझसे, है ना, तो क्षमा मांगते हैं बेटा अगर कोई गलत बोल दिए हों आपको। तो आप दिख नहीं रहे हो, आप कमेंट वगैरह भी नहीं करते हो, है ना, कमेंट वगैरह किया करिए, सारे बच्चे कमेंट किया करें। जो बच्चे नहीं दिखते हैं ना तो लगता है कि बच्चा नाराज हो चुका है, नाराज मत होइए कोई लोग, सब हम लोग आपके भाई बहन ही हैं। चलिए, जिस तरह आप अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से बात करते हैं उस तरह बात कर सकते हैं, कमेंट में आइए, जो भी प्रॉब्लम है शेयर करिए। अब बताएंगे 1582 में। 1582 में दीन इलाही की स्थापना हुई थी, जो हमने ऊपर बताया, 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था। इसके बाद तौहीद ए इलाही भी उसे बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं बेटा। चलिए बस अब थोड़ी सी और है, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, अकबर के नवरत्न के बारे में। बस थोड़ी देर और, थोड़ा सा सब्र करिए, हम बिल्कुल ट्रिक से बता देंगे आपको, है ना, ट्रिक से बताएंगे, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। अब देखिए अकबर विधवा, आपको पता है विधवा विवाह को कराने की आज़ादी दे दिया था। मतलब विधवा जो हो गई है, उनकी शादी नहीं हो गई, बेचारी परेशान हो जाती थी, अकेले मात्र घर का मार खाना, ससुराल का मार खाना, मायके का मार खाना, मतलब कहीं की नहीं बचती थी। लेकिन इस तरह की संरचना को देखते हुए अकबर ने डिसाइड किया कि आपका सरस्वती विद्यासागर, ईश्वर चंद्र सरस्वती जी ने यह भी काम किया था 1532 के आसपास में, सॉरी 1830 के आसपास में बेटा, 1830-1832 के आसपास में यह काम हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था बेटा। इसको मतलब विधवा पुनर्विवाह को आज़ादी दे दिया गया था। वही काम अकबर भी करता है। आपसे पूछा जाता है मुगलों में विधवा पुनर्विवाह को आज़ादी, या फिर कह लीजिए इसको आज़ादी, मतलब इसके लिए लागू कौन किया था, कानून कौन बनाया था, तो बताएंगे अकबर ने बनाया था बेटा। या फिर बहुपत्नी विवाह, इसके पास खुद इतने ज़्यादा इसके हरमदल में पत्नियां थी, इसकी कह लीजिए दासियाँ थी, अनेकों राजपूत के बेटियों से शादी किया हुआ था, लेकिन फिर भी
यह बहुपत्नी पर विरोध लगाता है, बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाता है बेटा ना, यह काम भी यह करता है। और इन्होंने एक अच्छा काम किया था, अच्छा काम कहिए कि बाल विवाह को मतलब कि यह अमान्य किया था। उसमें लड़की की उम्र जो थी 16 साल, सॉरी लड़के की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र मतलब कि गर्ल्स की उम्र 14 साल निर्धारित किया था। मतलब इससे पहले शादी नहीं होगी, है ना, याद रखेंगे। अभी तो हाल में एक सुप्रीम कोर्ट का आया है नोटिस कि उसमें जो लड़की की एज होगी वो 21 कर दिया जाएगा और लड़के की 24 कर दिया जाएगा, है ना। देखिए तो फिर तो बहुत ज़्यादा बवाल मचने वाला है ना। देखिए क्या होता है, क्या होता है, अभी भी लड़कियां जब 18 साल की हो जाती हैं तब इतना ज़्यादा बवाल वगैरह देखने को मिल जाता है आसपास, लेकिन अब 21 की हो जाएगी तो देखा जाएगा। लेकिन वैसे अच्छा है लड़कियों के लिए, पढ़ाई वगैरह कर सकती हैं अपना, जो अच्छी हैं लड़कियां, पढ़ने में अच्छी हैं, वो पढ़ाई वगैरह कर सकती हैं। बेटा आप लोग अच्छे हो, आप लोग पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दिया करिए, यह सब फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए किसी को। आप लोग अच्छे तरीके से अपने एम के प्रति निष्ठा रखिए, अच्छे तरीके से अपना एम अपने माइंड पे यहाँ पे रखिए, दिमाग में सारी चीज़ें मिलेंगी, समय सब कुछ देता है। बस भरोसा रखिए और विश्वास रखिए, संयम रखिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। धैर्य, सबसे बड़ा चीज़ है धैर्य। अगर एक स्टूडेंट है ना तो अपने लाइफ में अगर धैर्य नहीं बनाएंगे ना तो कोई चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं हारना, मतलब हारना निश्चित हो जाता है अगर धैर्य नहीं है आपके पास। तो धैर्य रहेगा तो सारी चीज़ें मुमकिन होंगी, ठीक है ना। अब देखिए लड़की का उम्र बेटा 14 साल, लड़के की उम्र 16 साल कर देता है। इसके बाद जो गांव की वेश्याएं थी ना, जो गांव की वेश्याएं थी उनके लिए एक शैतानपुर नामक जगह बनाता है। ये पूछा गया है, शैतानपुर नामक जगह या फिर गांव, शैतानपुर नामक जो गांव है वो किसके लिए अकबर बनवाया था, तो बता देंगे वैश्याओं के लिए बनवाया था। या फिर पूछ लिया जाता है शैतानपुर नामक गांव कौन मुगल शासक, किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया था, तो बताएंगे बेटा अकबर द्वारा बनाया गया था। ये बात याद है तो आगे चलते हैं। अब देखिए 1570 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। पूछ लिया जाता है मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू हुआ था, किसके समय शुरू हुआ था, तो बता देंगे 1570 में अकबर के समय शुरू हुआ था। किसके समय बेटा, अकबर के समय। अब ध्यान देंगे, अब जब तुलसीदास, पूछ लिया जाता है तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो अब तब भी आप बताएंगे अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, अकबर के समकालीन ही बेटा, पहले एक चीज देख लीजिए, रामचरितमानस हो गया, तुलसी रामायण हो गया, ये सारी बुक जो है ना, रचना जो हो गया, जो तुलसीदास ने लिखा था अकबर के समय ही लिखा था। पूछ लिया जाता है, बच्चे लगा के चले आते हैं भैया हुमायूं या अकबर बाबर लगा के चले आते हैं, लेकिन तुलसीदास जी वह किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे बेटा, अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास कभी भी इनके दरबार में नहीं गए थे, ये बात आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि क्या तुलसीदास इनके दरबार में गए थे, तो आप बताएंगे इनके दरबार में कभी वो दर्शन नहीं दिए थे बेटा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। लेकिन लिखे थे और इनके समकालीन थे, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए बहु विवाह पर प्रतिबंध भी लगाया था, विधवा, अंतरजातीय, ये सारी चीज़ें। अंतरजातीय विवाह सबसे अच्छा काम यह किया था बाबर, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया था। मतलब कि जैसे लड़के लड़कियां हैं किसी अलग अलग कास्ट के, तो उसका मानना था कि भैया सभी लोग, जो कास्ट है ना, कास्ट हम लोग थोड़े डिसाइड करते हैं, जो कास्ट है मतलब कास्ट तो हम लोग डिसाइड करते हैं ना। भगवान थोड़े बोलता है कि आप जाओ इस साहूकार के घर जाना, इस आप राजपूत के घराने में चले जाना, मतलब ऐसा कुछ थोड़े होता है आप मुगल के घर पैदा हो गए, हम जाओ तुमको भेज दे रहे हैं तो मुगल के घर जाना, तुम्हारा नाम मुगल वंश में रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे भगवान तो भेजता है, लेकिन भगवान ये थोड़े बोलता है कि आप मुगल बनोगे जाके। भगवान नहीं, ये तो कास्ट वगैरह हम लोग बनाए, यही मानना था उसका। क्योंकि लास्ट में जब अकबर का अंतिम समय आता है ना, तो कह लीजिए कि आस्था में विश्वास करने लगता है, पूजा पाठ इस सब सारी चीज़ों में विश्वास करने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें अच्छाई की तरफ करने लगता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वह मतलब कि अंतरजातीय विवाह पर मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया था, प्रोत्साहन दिया था कि लड़के लड़कियां किसी भी जात में हो शादी कर सकते हैं, है ना बेटा। अब देखिए एक चीज़, अब यहाँ से स्टार्ट होगा नवरत्न के बारे में बेटा, नवरत्न के बारे में। पहला आता है बीरबल, पहला लिखिए बीरबल, अच्छे तरीके से आप लिखते चलिए, इसको नोटिस करते चलिए। बीरबल, बीरबल बेटा नवरत्नों में से काफ़ी खतरनाक, मतलब बुद्धिमान वाला था, बुद्धिमान, इसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। इसका बेटा मिलन जो कराया था सबसे बुद्धिमान, इसका महेश दास। एक चीज़ और है, इसका नाम, इसके पिताजी का नाम लिख लीजिए महेश दास, महेश दास। इनके पिताजी का नाम क्या था, महेश दास था बेटा। यह महेश दास के पुत्र रहते हैं बीरबल, ठीक है ना, याद रखेंगे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से जाने जाते थे, परचम इनका हमेशा लहरता था बेटा, याद रखेंगे। आमेर के राजा भारमेल के पुत्र भगवान दास ने अकबर को बीरबल से मिलवाया था, यह पूछा जा सकता है, तो बताएंगे। हमने पढ़ाया हुआ है भारमेल की कहानी आपको। तो आमेर के जो राजा थे भारमेल, आमेर के राजा भारमेल ने इनकी जो मुलाकात है बेटा ना, वो अकबर से करवाए थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आप यह जानेंगे, पहली बात आपको पता हो गया भारमेल ने मिलवाया था, दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए अकबर बीरबल को कविराज की उपाधि दिया था, राजा की उपाधि दिया था, और बेटा यह 2000 मनसबदारी पर इनको रखा हुआ था अपने
नवरत्नों में 2000 मनसबदारी हर महीने इनको देता था, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा बीरबल न्याय विभाग के उच्च अधिकारी थे। ये पूछा जाता है कि बीरबल जो है नवरत्नों में से किस पद पर थे, तो बताएंगे न्याय विभाग, न्याय विभाग के उच्च अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे बेटा। इनकी मृत्यु हो जाती है, कब मृत्यु होती है ये पूछा जाता है, तो बता देंगे इनकी मृत्यु होती है बेटा 1586 में, 1586 में इनकी मृत्यु हो जाती है बेटा, मृत्यु, ठीक है, याद रखेंगे। ये थे पहले हमारे नवरत्नों में से एक। अब दूसरे नवरत्न, हम सारे नवरत्न को ट्रिक से बताएंगे बेटा, आप याद कर लेंगे बिल्कुल ट्रिक से, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है ऑप्शन देकर टेट वगैरह में कि कौन से इस नवरत्नों में से, मतलब कि कौन इस ऑप्शन में अकबर के नवरत्न नहीं रहे हैं, तो 3 तो रहते हैं, एक नहीं रहते हैं, है ना, या फिर 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ लेता है चारों में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक हैं, तो चारों में से कोई एक रहता है, या फिर कूट वाला दे देगा, बोलेगा सही बताइए, पहला दे देगा है, दूसरा दे देगा है, तीसरा दे देगा है, चौथा देगा नहीं है, तो आपको नीचे ऑप्शन में देगा A B C सही है, C D E सही है, इस तरह दे देता है कूट वाला। तो ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से बना लेंगे जब हमको ट्रिक बता देंगे। अब दूसरा है दोस्तों अबुल फजल, क्या नाम है, अबुल फजल, अबुल फजल, याद रखेंगे, अबुल फजल भी ये नवरत्नों में से एक था, ठीक है, नवरत्न, ये दूसरा नवरत्न की बात कर रहे हैं हम, दूसरा। आप किसी भी क्रम कोई भी कर लें, लेकिन यह दूसरा था, याद रखेंगे। यह सूफी शेख मुबारक का पुत्र था, पूछा जाता है किसका पुत्र था, तो बताएंगे सूफी शेख मुबारक का बेटा यह पुत्र था, सूफी शेख मुबारक का, क्योंकि सूफी में कह लीजिए कि बाद में इसका जो है आस्था हो जाता है अकबर का, और इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा अपने करीबी बना लेता है अबुल फजल को अकबर, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा ये इतिहासकार था, दर्शन शास्त्र इसको बहुत ज़्यादा आता था, यह इतिहास का पूरा ज्ञाता था। जब इसके अकबर के दरबार में कोई बाहर से कवि आता था, कोई बाहर से इतिहासकार आता था, तो अकबर जो है इनसे लड़ाई करवा देते थे इसका, मतलब कि यह जब बोलने लगता था ना, तो अकबर के जो दरबार में बहुत बाहर से इतिहासकार आते थे कंपटीशन के लिए, तो यह बेटा मतलब अकबर को जिताता था हमेशा, अकबर हमेशा इसकी प्रशंसा करता था कि इस वजह से इसको मतलब पुरस्कार वगैरह, पुरस्कृत वगैरह करना, मतलब बार बार इसको प्रोत्साहित करना, इस वजह से ये हमेशा खुश रहता था, है ना, अकबर इससे हमेशा खुश रहता था, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा अकबरनामा और आईने अकबरी अकबरनामा हो गया, और देखिए आईने अकबरी और अकबरनामा को मिलकर 2 लोग लिखे हैं, फैजी, आप सुने होंगे फैजी भी नवरत्नों में से इनके एक था, उसकी भी चर्चा हम आगे करते हैं अभी। तो याद रखेंगे जो आईने अकबरी था बेटा ना, आईने अकबरी एक था अकबरनामा को दोनों लोग मिलकर लिखे थे। आईने अकबरी को तो यह अकेले लिखा हुआ था, अकबरनामा को बेटा अबुल फजल और फैजी दोनों साथ लिखे थे। जो फैजी था ना वो अबुल फजल का भाई था, यह बात आप याद रखेंगे, जो फैजी वो अबुल फजल का भाई था बेटा, ना, यह चीज़ आप याद रखेंगे। 1602 में सलीम ने इसकी हत्या करवा दिया, सलीम मतलब कि जो आपका जहांगीर था, जो अकबर का पुत्र था बेटा सलीम, वही इनकी हत्या करवा देता है, ठीक है, कुछ कारणवश से, विरोध वगैरह से इनकी हत्या करवा देता है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात के बाद तीसरी बात पे चलते हैं, तीसरा नवरत्न देख लेते हैं कौन है, तीसरा किसको ले लें, तीसरा ले लेते हैं हम अब्दुर रहीम खान खाना बेटा बैरम खां का पुत्र था, जिसको उठा के ऊपर से फेंक दिया था अकबर, क्योंकि इसके मंत्री को मार दिया था अकबर के, वह भेजा था गुजरात विजय पर, मालवा के विजय पर, यह गया मालवा का विजय तो किया, लेकिन बड़े खुशी में इसके मंत्रियों को मार देता है, प्रधानमंत्रियों को, तो कहता है ससुरा तुमको भेजे हैं, तुम एक काम नहीं किए और एक काम बिगाड़ के चले आए, ससुरा तुमको उठा के फेंक ही देते हैं। जब इसको फेंकता उठा के ना, इसकी माता रहती है धाय माँ, वो भी अपना चल ही देती हैं, जब चल देती हैं वह, तो इधर जो है अकबर आज़ाद हो जाता है हरमदल से, है ना, ये बात आप याद रखेंगे, हमने डिस्कस किया हुआ बिल्कुल डिटेल से। आप देखिए अब्दुर रहीम खाना बेटा याद रखेंगे, अब्दुर रहीम खाना, यह होता है बेटा, यह भी नवरत्नों में से एक होता है, यह बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां वही जो संरक्षक के रूप में हुमायूं जो है नियुक्त किया था, अकबर का संरक्षक के रूप में। बैरम खां को बाद में कली षड्यंत्र के थ्रू मरवा देते हैं लोग, है ना, तो बैरम खां के पत्नी से भी विवाह कर लेता है ना, ये बातें आपको पता होना चाहिए। यह कवि था बेटा, पूछा जाता है कौन था, तो यह कवि था एक, और तुर्की में जो लिखा था बाबरनामा, तुर्की में जो लिखा था उसे यह कन्वर्ट किया था, फारसी में अनुवाद करवाया था। बाबरनामा जो तुर्की में लिखा हुआ था, किसके द्वारा, अबुल फजल द्वारा बेटा, उसको जो है ना यह किस में कन्वर्ट कर देता है, फारसी में। तो ये बात आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत बच्चे अबुल फजल ही लगा के चले जाते हैं,
अबुल फजल लगा देते हैं कि फ़ारसी में अकबरनामा कौन लिखा था, तो बहुत बच्चे होते हैं अबुल फजल लगा देते हैं। नहीं, अबुल फजल तो तुर्की में लिखा था ना, लेकिन वह कन्वर्ट करता है फ़ारसी में कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखेंगे बेटा ना। इसके बाद एक गुजरात विद्रोह, आपको पता है गुजरात विद्रोह 1584 के बाद ये मारा जाता है, अकबर इसे उठा के फेंक देता है ना, याद रखेंगे। इसके बाद चौथे की तरफ चलते हैं, चौथा नंबर किसको ले लेते हैं, तानसेन का ले लेते हैं। तानसेन काफ़ी ज़्यादा खुशदिली है ना, गायक, काफ़ी खतरनाक माने जाने वाले, क्योंकि यह जब गाते थे बेटा ना, तो जो सूखी धरती होती थी, सूखी धरती मतलब समझे बंजर, वहाँ पे बारिश हो जाती थी। बारिश होने के बाद बंजर मतलब कि नहीं, मतलब सूखा सूखा जहाँ पड़ा होता था ना, बंजर की बात ही छोड़िए, बंजर में तो फसल वगैरह उगता ही नहीं है ना, जो जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था है ना, वहाँ पे अकबर से मांग करते थे इनकी, अकबर से मांग करते, क्योंकि अकबर के नवरत्न में से एक थे, तो अकबर के आज़ाद मतलब कि आदेश के द्वारा ही कहीं जाते आते थे, है ना, जाना आना, मतलब कि अकबर इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करता था, सत्कार करता था, अकबर इन लोग का संरक्षक था एक तरह से कह लीजिए, है ना बेटा। तो इसके बाद जब तानसेन गाते थे बेटा ना, तो कहा जाता था बिजली कड़कने लगती थी, जो खिड़कियां थी भड़बड़ भड़बड़ करने लगती थी, मतलब कि सारी चीजें बारिश हो जाती थी, यह कहा जाता था, है ना। तो याद रखेंगे ये गायक थे बेटा, संगीत कला में मधुर गायक थे, इनको याद रखेंगे। ये नए नए रागों की रचना करते थे, नए राग बनाना, धुन निकालना इनकी कला थी एक, है ना, इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होता था अकबर, ये बात आपको याद होना चाहिए। यह प्रमुख कृतियां इनकी थी, कुछ कृति इनकी थी, उनको लिखवा देते हैं हम, पूछा जाता है ये किसकी कृति है, तो आप बता देंगे। इनकी प्रमुख कृतियां थी, 3-4 हम लिखवा रहे हैं। मियाँ की टोड़ी, क्या बेटा, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की टोड़ी, टोड़ी, मियाँ की टोड़ी याद रखेंगे। दूसरा जो है बेटा मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, सारंग, एक और था इनकी कृति बेटा, एक और इनकी कौन सी कृति थी, मियाँ की मल्हर, हाँ मियाँ की मल्हर, मियाँ की मल्हर याद रखेंगे, मल्हर बेटा याद रखेंगे। ये तीनों कृतियां आप याद रखेंगे, यहीं से पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। इसके बाद पता इसने जब गा, तो बता दिए ना, जब गाते होते थे तो बारिश वगैरह होने लगती थी, ठीक है, पता नहीं होती थी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है ना एक साइंस का इसमें रूल है, आयाम आपने पढ़ा होगा, आयाम ध्वनि वाले चैप्टर में, है ना, आयाम, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये सब सारी चीज़ें अगर पढ़े हैं ना, तो हम अगर साइंस पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ पे आया ना तो बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब 5वें नंबर पे मान सिंह आता है, मान सिंह सेनापति होता है, आपको पता है ना, महाराणा प्रताप को यही डिफीट कराया था जब उदयपुर गया था, उदयपुर से लेकिन बच निकला था, लेकिन मान सिंह अकेले नहीं आता था कभी महाराणा प्रताप के सामने, ये तो इतनी मार खाता ही ना कि यह मान सिंह था राजपूत, राजपूत से मतलब इसका ट्रांसफर हो जाता, तुरंत ट्रांसफर हो जाता दूसरे कास्ट में, इतना मार मारते इसको, लेकिन ये अकेले कभी आता ही नहीं था, क्योंकि इसी के फेर में थे हमेशा महाराणा प्रताप जी। अगर इसको और आगम खां को मार देते दोनों को, दोनों सेनापति को, तो उसके बाद तो सारी की सारी उसी जगह सफाया कर देते अकबर का, लेकिन बाद में अचानक से बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप पढ़े होंगे, पिछला वीडियो देखिए। अब देखिए मान सिंह बेटा एक अकबर का नवरत्न रहता है, यह सफल सेनापति के नाम से जाना है, मतलब सफल सेनापति के कारण इसको अपने अंदर रख, मतलब कि अपने नवरत्नों में शामिल कर लेता है अकबर, याद रखेंगे। अकबर का यह दाहिना हाथ था एक तरह से कह लीजिए, है ना बेटा। अब देखिए भारमल का पौत्र था, भारमल वही आमेर का राजा, भारमल का यह पौत्र रहता है। अगर आपसे पूछा जाए भारमल का पुत्र कौन था बेटा, भारमल का पुत्र कौन, अभी हम बताए थे आपको, भारमल का जो पुत्र था बेटा वो कौन था, अभी हमने आपको बताया था, तुरंत कमेंट करिए आप लोग, हम बताएंगे नहीं दोबारा, ठीक है ना। बीरबल था, है ना, बीरबल था ना, बीरबल एक राजपूत था बेटा, बीरबल जो है भारमल का पुत्र था, और जो मान सिंह है ना भारमल का पौत्र रहता है ना, पौत्र याद रखेंगे, पौत्र किसे कहते हैं बताइए तो, भारमल का यह पौत्र रहता है बेटा। इसके बाद जो है यह जो है बेटा काबुल, बंगाल, बिहार कहिए, हल्दी घाटी की लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयाँ अकबर के साथ लड़ा हुआ था, ये बातें आपसे पूछी जाती हैं। इसका जो मृत्यु होता है लिख लीजिए कब होता है, 1611 के आसपास होता है, 1611 और 12 के आसपास होता है, 12 लिख लीजिए, वैसे 1611 ही लिखिएगा आप, 1611 में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक कौन आ गया, राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, हाँ चलते हैं राजा टोडरमल के बारे में देखते हैं, छठा राजा टोडरमल, टोडरमल याद रखेंगे। जो राजा टोडरमल रहता है बेटा, यह जो रहता है अकबर के यहाँ आने से पहले, यह शेर शाह जो सूरी था, शेर शाह सूरी, शेर खां जो था बेटा, जो हुमायूं को मारा था दौड़ा दौड़ा के, उसके यहाँ नौकरी करता था यहाँ अकबर के यहाँ आने से पहले, याद रखेंगे पूछा जाता है। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल होने से पहले कहाँ पे नौकरी किया था, किस शासक के यहाँ नौकरी किया था, तो बता देंगे आप किसके के यहाँ, शेरशाह के यहाँ। शेरशाह एक सूरवीर था बेटा ना, जो हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा था, याद रखेंगे। तो टोडरमल के बारे में यह हो गया। और टोडरमल के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप,
एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे जो बेटा एक भूमि सुधार मंत्री थे, याद रखिए नवरत्नों में इनको भूमि सुधार का एक तरह से मंत्री बनाया गया था। भूमि सुधार के मंत्री थे, जो इस समय हम लोग के कह लीजिए लेखपाल होते हैं ना, उसी तरह यह था, लेखपाली का काम करता था, भूमि सुधार मंत्री रहता है। यह एकमात्र व्यक्ति था जो दीन इलाही को स्वीकार नहीं किया था बेटा, मतलब कि एक ऐसा यह हिंदू शासक था बेटा ना, यह दीन इलाही को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था, मतलब कि यह बोल दिया था भैया कि हमको कुछ कर लो लेकिन हमारे जात पात मत चेंज करवाओ, हम जात से अपना जात जित में है, क्योंकि अकबर भी किसी को फोर्स नहीं करता था, क्योंकि अकबर का बाद में यही आया था ना कि भैया जो जात वगैरह का चेंज करवा रहे हैं, ये जजिया प्रथा है सब बंद करवाया था ना, तो इस वजह से ये दीन इलाही को नहीं अपनाया था। यह चीज़ याद रखेंगे, ये इकलौता नवरत्नों में से एक था जो कि दीन इलाही को नहीं अपनाया था। बीरबल ने भी अपना लिया था बेटा, लेकिन यह नहीं अपनाया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना। अब चलते हैं 7वें की तरफ। ये क्या हो जा रहा है, रुकिए तो 1 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कौन हो गया 7वें की तरफ, फैजी। फैजी के बारे में भी हमने बताया आपको। फैजी किसका भाई था बेटा, फैजी हो गया, और इसका भाई बड़ा वाला जिसका नाम था अबुल फजल, है ना। अकबर जो अकबरनामा था दोनों साथ मिलकर लिखे थे, तो फैजी बेटा एक कह लीजिए कि यह भी अब इसका बड़ा भाई अबुल फजल होता है, यह पहले याद रख लीजिए। यह एक उच्च कोटि का कवि था बेटा, कवि या लेखक कह लीजिए, उच्च कोटि मतलब काफ़ी खतरनाक था यह भी, क्योंकि इसके दरबार में ना काफ़ी इतिहासकार बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक चुनिंदा यह था बेटा, है ना, लेखक, उच्च कोटि का लेखक था, या कवि आप लिख सकते हैं, कवि या लेखक था बेटा। इसके बाद यह एक राज कवि के पद पर था, इसकी जो पद थी, पद का इसका स्थिति जो था, स्टेटस जो था, वो क्या था, यह राजकवि था बेटा, राजकवि। राजकवि मतलब समझ रहे हैं, किसी राज्य का, किसी राजा के राज्य का सबसे बड़ा कवि का पोस्ट होता है जिसे हम राज कवि देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, अलग अलग मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, कह लीजिए कि जल मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, सब होते हैं ना, उसी तरह यह भी एक राज कवि का पोस्ट था मंत्रिमंडल में, इसके नवरत्नों में, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद बेटा इसने फारसी भाषा मतलब बता दिए, फारसी भाषा में अनुवाद करा था किसका, कह लीजिए महाभारत का हो गया, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और बेटा किसका किया था, लीलावती का, महाभारत का, और श्री भगवत गीता जो एक कह लीजिए होली पवित्र बुक है हिंदुओं का, है ना, इन सबका यह किसमें अनुवाद किया था बेटा, बता देंगे, फारसी में अनुवाद करा था, है ना, याद रखेंगे। अब 8वें नंबर की तरफ चलते हैं। मुल्ला दो प्याजा भैया आ गए। मुल्ला दो प्याजा को कहा जाता है ना कि हमने बुक में पढ़ा है, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, इनको खाने में 2 प्याज पसंद था, 2 टुकड़ा प्याज, इस वजह से इनका नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम था, मुल्ला दो प्याजा बेटा, मुल्ला दो प्याजा। अब देखिए इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये अकबर का दरबार मतलब कि नवरत्नों में से एक थे, पहले तो ये जान लीजिए। इनको खाने में 2 प्याज पसंद था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखें, ये तो जनरली सबको याद हो गया, क्योंकि मुल्ला दो प्याजा, प्याज इनके 2 प्याज आ रहा है तो 2 प्याज इनको पसंद था, इसलिए इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया भैया। ये मुसलमान थे बेटा, यह आपके दीन इलाही धर्म को भी स्वीकार किया हुआ था। बुद्धिमान होने के कारण इनको जो है अकबर हमेशा इनकी प्रशंसा करता था, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बुद्धमानी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे, इनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा थी, है ना, याद रखिए। जब अकबर को खुश करना होता था ना, तो मुल्ला को 2 प्याज खिला देते थे और वो खुश होकर सारी चीज़ें इनको बक देता था, मतलब सारी सच्चाई बक देता था। अगर जिस दिन यह कांड हो जाता था कि मुल्ला 2 प्याजा किसी चीज़ को नहीं बता रहा है, तो अकबर जो है इनको 2 प्याज खाने में कहता था, भैया आज इनको 2 प्याज जरूर देना है, किसी तरह किसी को मतलब कि भूलने नहीं देना है। जो इनका रसोइया होता था, अभी रसोइया की बात कर रहे हैं, देखिए हकीम हुकाम मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप याद कर लेंगे। हकीम हुकाम यह रसोइया था, रसोइया मतलब कि रसोई घर में इनका खाना वगैरह बनाता था, और प्रिय मित्र भी था। यह 9वां नवरत्न है, 9 नंबर का, यह लास्ट है बेटा। हकीम हुकाम जो था बेटा, यह अकबर का 9वें नंबर का नवरत्न था। आप क्रम से किसी को भी 9वें नंबर सेट कर लें, पहले नंबर पे सेट कर लें किसी को, लेकिन 9 रत्नों में से यह भी एक थे जो कि अकबर के रसोइया थे। रसोइया मतलब कि उनके किचन का सारा जो काम था ना, सारा देखते थे, जितना भी मतलब कि जो भी घटना हुआ, बढ़ना हुआ, खाना बनाना हुआ, मतलब कि उसके मैनेजर थे कह लीजिए रसोई की अकबर के, है ना बेटा, याद रखेंगे यह बात, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ है। इस वजह से अकबर इनको कभी खोना नहीं चाहता था और प्यार करता था काफ़ी हद से। जितने नवरत्न थे ना, इसके अजीज थे, इसके दाहिने हाथ बाएं हाथ, मतलब कि सर, मतलब हर तरीके से उनको प्यार देना, सत्कार देना, उनके उनके आवश्यकताओं में कमी न करना, ये सारी चीज़ें अकबर करता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लोग भी अकबर को चाहते थे, है ना, याद रखेंगे। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं,
इन सबको याद करने के लिए अभी एमडीएच के जो हेड थे अभी उनकी मृत्यु हुई है। एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला है, उसके हेड थे ना भाई। आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप बताएंगे। अब देखिए, बात बात पर एमडीएच निकाल लेते हो। मीट बनाना हुआ तब भी एमडीएच निकालोगे, पनीर बनाना हुआ तब भी एमडीएच निकालोगे, आपको मशरूम बनाना हो, मशरूम की सब्जी बनानी हुई तब भी एमडीएच निकालोगे, आलू गोभी की सब्जी बनानी हुई तब भी एमडीएच निकालोगे। बात बात पे एमडीएच, बात बात पे एमडीएच, यही तो हमारा ट्रिक है। बात 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 पर एमडीएच, एमडीएच मसाला चस चस होता है ना, आता है ना न्यूज वगैरह ऐड वगैरह, तो आप इस तरह याद कर लेंगे। बात बात पर एमडीएच निकाल लेते हो भैया। बी फॉर बीरबल, ए फॉर अबुल फजल, टी फॉर तानसेन, फिर बी फॉर भगवत दास, याद रखेंगे। इसके बाद ए फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये अब्दुल रहीम खान खाना जो था बेटा ना, वह बैरम खान का पुत्र रहता है, याद रखेंगे। इसके बाद टी फॉर आ जाता है बेटा टोडरमल, टोडरमल याद रखेंगे। इसके बाद एम फॉर आ जाता है मान सिंह, जो उसका सेनापति था। इसके बाद डी फॉर आ जाता है बेटा मुल्ला दो प्याजा, दो आ रहा है, दो प्याजा पसंद है, दो मतलब डी, इस तरह याद रखेंगे, मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद एच फॉर हमीम उकाम, जो उसका रसोइया था, है ना। इस तरह आपको याद हो गया ट्रिक से भी। अब आपको एक और ट्रिक देते हैं युद्ध का, जितना ये युद्ध लड़ा था। इसके बाद कुछ थोड़ी चीज़ बताएंगे जो हमने छोड़ रखा है अभी तक, उसको बताएंगे अभी। बेटा एक आप ट्रिक याद रखेंगे, हल्दी के पानी की 2 बूंद अकबर पर गिरी और अकबर के मुंह से निकला हाय राम। हल्दी की पानी अखबार पर गिरी, हल्दी की पानी अखबार पर गिरी, हल्दी की पानी, हल्दी की, एक मिनट, हल्दी के पानी, सही तो था, हल्दी की पानी की 2 बूंद, 2 बूंद, 2 बूंद अखबार पर गिरी। कहाँ पे गिरी? अखबार पर, अखबार पर गिरी और मुंह से निकला हाय राम। अरे भैया पढ़ते रहो, अचानक से पढ़ने में तुम्हारे कोई खलन डाल दे, कोई बच्चा उच्चा आए पानी गिरा दे एक आध गिलास, तो आप उसको थप्पड़ से पहले मारोगे, उसके बाद घर में भी चिल्लाओगे कि भैया इसको उठा ले जाओ, हमको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा है, चिल्लाओगे, वही मतलब हाय राम निकल गया मुंह से। हल्दी की पानी की 2 बूंद अखबार पर गिरी और मुंह से निकला हाय राम, मुंह से निकला हाय राम बेटा, ठीक। अब देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी बेटा, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई हुई थी, अकबर के साथ हुई थी, अकबर के साथ हुआ था बेटा। देख, अकबर के साथ, और अकबर के साथ जो हुई थी लड़ाई, वो किसके साथ? अकबर और राणा प्रताप के साथ हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। अकबर और राणा प्रताप के साथ हुआ था बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कहाँ पे था यह हल्दी घाटी, कहाँ पे पड़ता है? बता देंगे, हरियाणा पर। किसी का भी आंसर नहीं आया। हमने पूछ रखा था पिछली वीडियो में कि हल्दी घाटी कहाँ पे पड़ता है, हिंट भी किया था, लेकिन किसी का भी आंसर नहीं आया। तो पूछने से क्या फायदा, अब पूछना ही बंद कर दें, इसका मतलब हम, आप लोग आंसर दीजिए भैया, ठीक है। हरियाणा में है बेटा, याद रखेंगे ना। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम है बेटा, हरियाणा के इस समय। अब इस समय, अब दूसरा लड़ाई पानीपत की लड़ाई, अखबार से अकबर कर लेंगे, अखबार से अकबर, हल्दी घाटी से हल्दी घाटी की लड़ाई, पानी मतलब पानीपत की 2, पानीपत की 2 मतलब कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में लड़ी गई थी ना, बाबर के साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई बेटा 1556 में लड़ा गया था। तीसरी लड़ाई किसकी बच? अच्छा, हम बता रहे हैं तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, आप बताएंगे तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, है ना। हम बता देते हैं कब लड़ी गई थी, 1761 में। अब किसके बीच लड़ी गई थी, चलो एक बता देते हैं, मराठा था, और किसको मराठा डिफीट किए थे, आप ये बता देंगे। 2 हमने बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी। 1761 में लड़ा गया था, मराठा के साथ कौन था, कौन हारा था, मराठा हारे थे या फिर जो लड़ा गया था, इस पे मूवी भी है ना। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई पर, संजय दत्त वाली, तो उसको देख सकते हैं आप, है ना। तो याद रखिए 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब अखबार पे गिरा तो अकबर हो गया, मुंह से निकला हाय राम, तो मुंह से मतलब हेमू के साथ लड़ा गया था, हेमू बेटा, हेमू के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के साथ, हेमू के साथ लड़ी गई थी, जिसमें अकबर का विजय हुआ था, हेमू को जबरदस्ती हराया गया था। बैरम खां मार दिया था, आंख में तीर, सारे सेना गायब, उसके बाद रगड़ के मूड़ी रेट दिया था, फिर कहानी उसी जगह खत्म हो गया था। मतलब कि वहां से मतलब मान लिया जाता है अकबर जीत गया। फिर अकबर महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, 1576 में हुआ था, अकबर जीता था, राणा प्रताप जी कहा जाता है हार जाते हैं। लेकिन रियलिटी जो है, अब पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन हारा था,
कौन किसको छठी का दूध याद दिलाया दिया था, है ना, ये बातें आपको पता हो जाएगा। चलिए बेटा, अब एक बात रह गई और, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें पढ़ा देना चाहते हैं, सारी चीज़ें। अब देखिए एक बात और रहेगी, नूरजहां का नाम आप सुनेंगे, नूरजहां कौन थी, आप कमेंट करेंगे, ये आपके लिए कह लीजिए क्वेश्चन है, नूरजहां कौन थी। नूरजहां का मूल नाम जो था बेटा ना, है मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा, मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा बेटा, मेहरुनिसा था। जो इनके पिता थे ना, इनके पिता का नाम था ग्यास वंग, ये ईरानी थे, ग्यास वंश, ग्यास वंग, क्या नाम था? ग्यास वंग, वंग बेटा याद रखेंगे। इनके माता का नाम था असमत बेगम, क्या नाम था? असमत बेगम, असमत बेगम बेटा, यह पूछ लिया जाता है आपसे तो हम बताते हुए चल रहे हैं आपको। असमत बेगम, जो असमत बेगम थी बेटा ना, यही इत्र का खोज की थी। इत्र जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम, वो सबसे पहले असमत बेगम ने डिस्कवर किया था। और नूरजहां जो इनकी बेटी थी बेटा ना, यह कह लीजिए कि जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जैसे कि लिपस्टिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो औरतें यूज करती हैं, वो सौंदर्य प्रसाधन में वो सारी चीज़ें नूरजहां ने डिस्कवर किया था, खोजा था। आपसे दो बातें पूछा जाता है, ये सारी बातें बताने का मतलब हमारा यही था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। अब यहाँ तक पहुँचे तो असमत बेगम जो थी इनकी माता थी, और इनकी माता जो है इत्र का खोज की थी, सुगंधित पदार्थ का, है ना। और नूरजहां ने बेटा जितने भी आपके कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान थे उसकी डिस्कवर की थी, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जाता है कि जो नूरजहां थी, नूरजहां की पुत्री थी, जिसे बोला जाता है लाडली बेगम, नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम, अली कुली की बेटी, याद रखेंगे, अली कुली की बेटी थी लाडली बेगम, जो नूरजहां की भी पुत्री थी। तो लाडली बेगम का जो शादी होता है बेटा, लाडली बेगम, इनकी पुत्री का, नूरजहां की लाडली बेगम नाम रहता है, इनकी जो शादी होती है किसके साथ होती है तो बता देंगे, जहांगीर जो रहता है, जहांगीर का पुत्र सहरवार, सहरवार को क्या बोलते हैं? खुसरो बोलते हैं, खुसरो, सहरवार, सहरवार के साथ हुआ था बेटा, याद रखेंगे, सहरवार के साथ लाडली बेगम जो इनकी पुत्री थी, और यह आपके जहांगीर, सॉरी हाँ जहांगीर, जहांगीर का पुत्र रहता है, जहांगीर का पुत्र होता है, इसके साथ शादी हो जाती है, याद रखेंगे बेटा। अब आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, अब बताएंगे जो कूका था ना, कूका, कूका किसका बचपन का नाम था तो बताएंगे महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम था। जो फरीद, फरीद, फरीद किसके बचपन का नाम था बेटा बता देंगे आप। फरीद जो है आपके शेरशाह सूरी के बचपन का नाम रहता है फरीद, ठीक है। लोहानी करके एक रहता है जहाँ पे वह काम वगैरह करता है बेटा, है ना, फरीद। इसके बाद सलीम, सलीम आपको पता है किसका नाम था बेटा? सलीम जहांगीर का नाम था। अब आप दो क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमारे, अकबर का और हुमायूं का। क्यों? इस वजह से हम नहीं बताना चाह रहे हैं ना, क्योंकि मिलता जुलता है दोनों का नाम, दोनों के बचपन का नाम, अकबर और हुमायूं, 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 दोनों के बचपन का नाम बिल्कुल मिलता जुलता है। आगे का थोड़ा सा पार्ट बस अलग है और बाकी सब मिलता है। तो दोनों का नाम आप बताएंगे बचपन का, अकबर और हुमायूं। आज आपका अकबर का चैप्टर क्लोज होता है। अब आएंगे आपके जहांगीर, है ना, याद रखेंगे जहांगीर आएंगे बेटा। अब इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, सारे क्लास रिवीजन करिए। अब बातों को मानिए बेटा, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको टेट के क्लासेस करने हैं तो आप हिंदी पहले तो पढ़िए और जीके पढ़िए, क्योंकि यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, जियोग्राफी और जीके, ये सब जो आएंगे करंट अफेयर ना, ये आपके जीके से रिलेटेड होंगे, और यह तो अलग से पार्ट है आपका, यह सब भी पढ़िए आप। देखिए जब आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा ना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। अगर हमारी बातों को अगर बुरा लगता है आपको, अन्यथा लेते हैं तो क्षमा चाहिए हमको, क्योंकि हम आपसे हम हैं, अगर आप हैं तो हम हैं बेटा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए मैम आपके लिए इतना ज़्यादा हमेशा सर्च में रहती हैं, किसी कोई कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले आपको दिया जाए। हिंदी के क्लासेस भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी देखें। ऐसा ना सोचें कि हिंदी क्लासेस नहीं चल रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देखें। मैथ का सारा क्लास प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे भी देखें। मैथ का संडे को आना नहीं बोलेंगे, हर संडे 2 घंटे का टेस्ट मैथ का, सबको आना है बिल्कुल शानदार तरीके से। वहाँ पे टेट में भी फंसेगा, डीएलएड तो फोड़ के ही आना है, ठीक है बेटा। धन्यवाद।